सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। दोस्तों, प्री मॉडर्न ट्रेड का ही एक बढ़िया एग्जाम्पल है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स यानी कि उस समय पर कई सारे रास्ते हुआ करते थे जिन्हें सिल्क रूट्स बोला जाता था। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, कई रास्ते जमीन से होकर जाते थे तो कई रास्ते समुद्र से होकर जाते थे। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में जरूर उठता होगा कि आखिर इन रूट्स का नाम सिल्क रूट्स क्यों पड़ा, इनको सिल्क रूट्स क्यों बोला जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन रूट्स के जरिए चाइनीज सिल्क कार्गोस काफी ज्यादा ट्रेवल करते थे, इसलिए इनको सिल्क रूट्स बोला जाने लगा। सिल्क रूट्स एशिया के कई रीजन्स को आपस में जोड़ता है और एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साथ भी जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सिल्क रूट्स का एग्जिस्टेंस क्रिश्चियन ईरा से भी पहले से था और इनका एग्जिस्टेंस 15 सेंचुरी तक रहता है। अब हम ये जानते हैं कि इन सिल्क रूट्स के थ्रू क्या क्या चीजें ट्रेवल करती थी। तो जैसे चाइनीज पोट्री, चाइनीज सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन स्पाइसेस, ये सब चीजें ट्रेवल करती थी एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट्स में, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में। और फिर इनके बदले यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट्स में आता था खूब सारा गोल्ड एंड सिल्वर। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन रूट्स का इस्तेमाल केवल ट्रेड के लिए होता था, बल्कि इनका इस्तेमाल कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, इन सब के द्वारा भी किया जाता था। ये लोग भी ट्रेवल करते थे इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू। अब क्यों ट्रेवल करते थे? तो ये ट्रेवल करते थे दो चीजों के लिए। पहली, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, मतलब आत्म शांति के लिए, और दूसरा अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जैसे बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म जो था, उसकी शुरुआत हमें पता है ईस्टर्न इंडिया से हुई थी, लेकिन सिल्क रूट की वजह से ये बुद्धिज्म कई रीजन्स में जाकर फैल गया था। यानी कि इन सिल्क रूट्स के जरिए न केवल ट्रेड होता था बल्कि कल्चरल लिंक भी डेवलप होता था। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब दोस्तों, आप जरा सोच के देखो कि अगर ये लोग काफी लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रेवल करते थे तो वो अपने साथ फूड और फूड आइडियाज भी ले जाते होंगे। और तो और कई ट्रेवलर्स जब अलग अलग देशों में जाते होंगे तो वो कई नई नई फसलों के बीज भी ले जाते होंगे, क्योंकि बिना खाने के थोड़ी वो ट्रेवल करते होंगे। तो इस तरीके से कई सारे फूड और फूड क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगहों पर भी ट्रेवल करती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो आज हम नूडल्स खाते हैं वो एक्चुअल में चाइना से ओरिजिनेट हुए थे, मतलब चाइना से आए थे। और जब ये नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो इन्हें एक नए नाम से जाना गया, जिन्हें बोला गया स्पेगेटी। सिमिलरली आज हम जो पास्ता खाते हैं वो एक्चुअल में अरब कंट्री से ओरिजिनेट हुए थे, और हो सकता है कि इन्हीं अरब लोगों ने ट्रेवल करते हुए पास्ता को कई जगहों पर पहुंचाया होगा। जैसे कि 5th सेंचुरी में कई अरब लोग सिसिली आए थे, जो कि आज इटली में है। तो इस बात की काफी संभावना है कि इटली में भी पास्ता इन्हीं अरब लोगों के द्वारा लाया गया होगा। इसी तरीके से इंडिया और जापान जैसे देशों में भी इस तरह के कई सारे फूड्स खाए जाते हैं। तो इस बात से ये कहा जा सकता है कि उस समय पर ट्रेवलर्स आए होंगे जिन्होंने इन फूड्स को हमारे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया होगा। इनफैक्ट आज के टाइम पर जो हम कॉमन फूड खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, इन सब फूड्स के बारे में भी हमें पहले नहीं पता था और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज को पता था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन फूड्स के बारे में पता कैसे चला था। तो देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के एक फेमस एक्सप्लोरर थे। तो इन्होंने क्या किया था, 15 सेंचुरी में एक्सीडेंटली एक बड़े से कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया था, और वो कॉन्टिनेंट था अमेरिका। तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो इन क्रॉप्स के बारे में यूरोप को भी पता चला और एशिया को भी पता चला। अब मैं आपको यूरोप का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। यूरोप में जब नया नया आलू इंट्रोड्यूस हुआ था तो यूरोप के लोग आलू के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि वो मेनली आलू की क्रॉप उगाते थे और कोई भी क्रॉप पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आलू के आने के बाद यूरोपियन को एक अच्छा फूड मिल गया था जिसकी मदद से वो लंबा जी सकते थे। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी आलू की वजह से कई लाखों लोगों की जानें गई थी। यूरोप में एक आयरलैंड करके